हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अब तक आपने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 पूरा देख लिया होगा। तो अभी हम लोग चैप्टर 4 पे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, चैप्टर 1 अभी बचा हुआ है। वो मैं आपके जब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे देन मैं उसको पिक कर लूँगा, ताकि अभी हम सिंक में रहें, जो आपके स्कूल्स वगैरह में चल रहा होगा हम भी वही सेम चीज़ कवर कर लेंगे तब तक, ठीक है? तो बट हाँ, अगेन अगर कोई डाउट हो बाकी दोनों चैप्टर जो खत्म हो चुके हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, जो कि है डेटा हैंडलिंग। तो अब तक जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि चैप्टर है क्या, ताकि आपको इसका मतलब समझ आए। और अगेन ये मतलब समझ आ गया तो 10% आपको चैप्टर भी समझ आ जाएगा, ठीक है? तो डेटा हैंडलिंग मतलब नाम से ही अगर देखिए बेसिक चीज़, तो डेटा को हैंडल करना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए डेटा क्या है। सुना तो सबने होगा डेटा, मोबाइल का डेटा, या वैसे भी डेटा आपने बहुत सुना होगा, ठीक है? तो डेटा है क्या, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना है, ठीक है? तो एक बेसिक डेफिनेशन जो लिखी है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो डेफिनेशन है द इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। इसका क्या मतलब कह रहा है? बेसिक टर्म में देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता करना है, ठीक है? तो आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उस बारे में जानने के लिए, वही क्या कहलाता है? डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हो, ठीक है? अब आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप अपने फादर को बोलोगे कि पता करिए कौन सा अच्छा है, या आप खुद पता करोगे, राइट? तो कैसे पता कर पाओगे? हाउ यू विल नो दैट दिस स्कूल इज गुड, या ये वाला बेकार है, या ये अच्छा है? किस बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे, राइट? तो आप उस स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं जो भी आपको लग रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, राइट? अब आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो सब स्कूल से रिलेटेड ही करोगे। ये नहीं करोगे यहाँ पे सिनेमा हॉल कौन सा है, यहाँ पे थिएटर कौन सा है, शॉपिंग मॉल कौन सा है, राइट? क्योंकि आप डेटा का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, जो कि आपको जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, या जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो अब आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे स्कूल्स के बारे में? जैसे फॉर एग्जांपल आप भी चेक कर रहे हो, आपके फादर भी कर, मतलब 5 स्कूल थे घर में आसपास आपके। तो आप, आपके फादर, उनके फ्रेंड, मदर, सिस्टर, सब लोग मिलके एक एक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ठीक है? तो अब आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे? जैसे फीस कितनी है, कितना दूर है आपके घर से, रिजल्ट कैसा रहा है उसका अब तक का, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करोगे, ठीक है? तो यही हमारा डेटा है, क्योंकि ये सारा का सारा रेलेवेंट है उसके बारे में जिसके बारे में आप पता करना चाह रहे हो। मतलब कोई भी, ये जितने भी डेटा हमने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, वो सारी की सारी क्या थी, आपको ये बताने में हेल्प करेगी कि कौन सा स्कूल आपके लिए अच्छा है, ठीक है? बट अब आता है डेटा हैंडलिंग। डेटा तो हम समझ गए कि इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ हमको जिसके बारे में हमें जानना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। बट नेक्स्ट वन इज डेटा हैंडलिंग। तो ये अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब देखिए सिंपल से यही हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत से जगहों से डेटा तो आ गया, राइट? आप भी पता करके आए कि डेटा क्या है, आपके फादर ने भी पता किया। बट प्रॉब्लम है कि अगर अगर आपने उसे कहीं लिखा नहीं, राइट, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। या लिखते टाइम सिर्फ लिखना ही नहीं होता, आपने उसको मतलब वन एक दो लाइन में लिख दिया सारा कुछ, सब कोई अपना अपना, तब भी आपको समझ नहीं आएगा। जब आप उसको टेबल कॉलम के फॉर्म में लिखोगे, मतलब एक तरफ आपने लिखा फीस और दूसरी तरफ लिखा इस स्कूल की कितनी है, इस स्कूल की कितनी है, इस स्कूल की कितनी है, देन आप उसको कंपेयर कर पाओगे, राइट? तो डेटा हैंडलिंग मतलब यही है कि डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना, ताकि इससे आपको क्या हो कि आपको समझ में आए इजली कि डेटा है क्या, और इसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले पाओ। सिर्फ डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपके पास सारा डेटा है, बट जैसे आप देखो, बुक क्या है? बुक भी एक तरीके का, उसमें आपका सारा डेटा है, क्लास 8, मतलब आप जो भी हो, मैथ में आपको जो भी पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपकी बुक में है। बट अगेन आप नोट्स बनाते हो, तो क्या करते हो, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो अपने अकॉर्डिंग, देन आपको वो चीज़ें समझ आती हैं, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी डेटा तो आप बहुत जगह से लेके चले आए, बट अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, और या उसको स्टडी नहीं कर पाओगे डेटा को। तो आई होप डेटा एंड डेटा हैंडलिंग आपको क्लियर हुआ होगा। डेटा मीन्स जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी चाहिए उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। हैंडलिंग मतलब उसी को प्रोसेस करना, मैनेज करना, स्टोर करना, ये सारी चीज़ें आपकी डेटा हैंडलिंग आती है। तो आई होप चैप्टर का नेम आपको क्लियर होगा, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है छोटा सा चैप्टर है, हमको पता भी है सारी चीज़ें, तो ये इसको नहीं पढ़ते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी काम करो,
हर चीज़ में ये ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ठीक है, मैं शॉप खोल लूँगा, ठीक है। शॉप खोलने के लिए भी आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किस चीज़ की शॉप खोलनी है, तो पहले पता करोगे कि मैं जहाँ खोलना चाह रहा हूँ वहाँ पे वैसी कौन-कौन सी शॉप हैं, वो कैसी चल रही हैं। वहाँ पे आप जाके ये पता करोगे कि लोग पसंद करते हैं उस शॉप को या उस शॉप्स में से उनको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है ना बहुत से कहीं कि मान लीजिए आप कोई कैफ़े खोलना चाह रहे हो, अब आप देख लेंगे कि हाँ कैफ़े तो बहुत हैं बट बहुत वो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, तो अच्छा तो मैं ओपन करूँगा तो मैं अपने कैफ़े में हाइजीन का रखूँगा। नेक्स्ट डे आपको लगा कि ये अच्छा ये टाइमिंग का इशू आता है, कैफ़ेज़ मोस्टली 12 बजे खुल रहे हैं, लोगों को अर्ली मॉर्निंग भी चाहता है, तो ठीक है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं जल्दी ओपन कर लूँगा। तो आप कोई भी लाइफ़ का काम करने जाओगे वहाँ पे डेटा हमेशा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको समझना चाहिए और अगेन आपको हमेशा इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जो मैं हमेशा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो दो सेक्शन होते हैं। पहला तो ये कि मैं चैप्टर के नाम को समझाता हूँ और दूसरी चीज़ ये कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी चीज़ हमें पढ़नी है और आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखिए हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, छोटा ही चैप्टर है। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे आपने शायद लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा पिक्टोग्राफ, दूसरा आपने पढ़ जिसमें हम लोग पिक्चर्स के फॉर्म में, अभी हम देखेंगे आगे, पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा बार ग्राफ, जिसको हम लोग रेक्टेंगल्स बना बना के रिप्रेजेंट, जैसे आपने देखा होगा मैच उसमें बनता रहता है ऐसे रेक्टेंगल्स, उसके फॉर्म में देखेंगे। तीसरा आपने पढ़ा होगा डबल बार ग्राफ, ये भी बार ग्राफ जैसा ही होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट दो क्वांटिटी को एक साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मैच में ये ज़्यादा दिखता होगा आपको कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच हो रहा है या आईपीएल चल रहा है, अभी तो चेन्नई और मुंबई का मैच हो रहा है, तो आप देखोगे कि इन्होंने 5 ओवर में कितने रन बनाए, इन्होंने कितने बनाए, तो जिसके बार बड़ा रहता है हमें लगता है कि उन्होंने ज़्यादा बनाए, ठीक है। अब देखो इस कितना आसान हो जाता है ना, मतलब वहाँ पे हमें देख, जैसे आप लोग टीवी पे देखते होंगे तो जैसे बार ग्राफ आता होगा डबल बार का, आपको देख बस वो कलर लिख देते होंगे कि येलो चेन्नई का है एंड ब्लू आपका मुंबई का है। उसके बेसिस पे आपको ये आइडिया लग जाता होगा कौन ज़्यादा रन बनाया, बिना इस पे देखे कि बार कितना रन उन्होंने बनाया था, 5 ओवर में कितना क्या बनाया था, इस सब पे आप नहीं जाते हो, जस्ट वही देख के आपको आइडिया लग जाता है, राइट। तो ये सब फ़ायदे हैं डेटा के हैंडलिंग के, वरना वो लिख देते हैं इनका 50 था इनका 70 था, तो आप पहले देखते अच्छा कहाँ से पूरा पढ़ते, फिर उसको कंपेयर करते अच्छा ये बड़ा है ये छोटा है, समझ रहे हो। तो ये सब फ़ायदा है डेटा हैंडलिंग के, तो ये हम आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है तो हम ये देखेंगे। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना होगा, जो इसमें नया पढ़ना है, एक नया रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसको कहते हैं सर्कल ग्राफ, ठीक है, या इसी को कहा जाता है पाई चार्ट। तो इसके फॉर्म में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम इसमें नया पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट इस टॉपिक में इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आप 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, ये चैप्टर हर क्लास में आता है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना है। देखिए आप अभी तो 8th में हो, 10th 12th में जाओगे तो क्या होता है कि बहुत से चैप्टर होते हैं बट आप किसी चैप्टर की गारंटी नहीं ले सकते कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, या प्रोबेबिलिटी से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है 10th और 12th में। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रोबेबिलिटी ही, जैसे आप सोच सुने होंगे ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर बोलते हैं कि सक्सेस के बस 10% चांस है या 20, ये भी प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक दूसरा वर्ड आप समझ लो पॉसिबिलिटीज़, इससे आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ के आने के क्या चांसेस है नॉर्मल टर्म में अगर हम बोले तो यही प्रोबेबिलिटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले क्या होता था, आज तो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं तो हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली कि वेदर फोरकास्ट कैसे हो रहा है, बारिश होगी कि नहीं होगी, राइट। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये लोग लिख के रखते थे, राइट, कि जैसे 15 जुलाई को बारिश हुई है कि नहीं, 16 को हुई कि नहीं, 17, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते थे कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि हुई कि नहीं, इसके अलावा अभी की टेम्परेचर क्या था, ये सारी चीज़ें क्या थी, तो ये लोग हर साल का रखते थे। अब इस ईयर बारिश होगी या नहीं होगी वो क्या करते थे, जो पुराना सारा डेटा रखा हुआ है, सिंपल से टर्म में बताऊँ, मान लो ये देख लेंगे पिछले 50 साल में कितने दिन 15 तारीख को बारिश हुई। अगर मान लो हो गया कि 50 साल में 40 साल हुई है तो इसका ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि आज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो
ऐसा सिर्फ यही नहीं रखते तो हुई कि नहीं, और भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, टेम्परेचर कितना था या सारी चीज़ें। बट अगेन इन्हीं सब के बेसिस पे पहले फोरकास्टिंग की जाती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ट्रेन जाते हो, मान लो आप ट्रेन पकड़ते हो, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए ट्रेन अक्सर लेट हो रही है, जैसे इंडिया में अक्सर लेट होती है ट्रेन। तो अब ये हमारी हैबिट बन चुकी होगी, हमें आदत पड़ गई होगी कि अगर 10 बजे की ट्रेन है तो हम ज़रूर देखते हैं पहले निकलने से कि क्या कहते हैं कि लाइक चेंज हुआ है कि नहीं, राइट, मतलब सॉरी ट्रेन टाइम पे है कि नहीं, ये हम निकलने से पहले ज़रूर देखते हैं, क्योंकि ये हमारी हैबिट हो गई है, राइट। अदरवाइज क्या होता कि अगर हमेशा वो रहती तो आप कभी नहीं देखते। इससे क्या होता है, आप डायरेक्ट पहुंच जाते कि हाँ भाई अब जैसे मैच 7:30 पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप आईपीएल तो आप रोज 7:30 पे मैच देखते हो। बट अगर कभी ऐसा होता आज कुछ टेक्निकल इशू या कुछ इशू की वजह से 8 बजे शुरू होगा, कभी 8:30 पे होगा, तो अब आप रोज 7:30 पे टीवी नहीं खोलोगे, एक बार खोलोगे देखोगे अरे हुआ भी कि नहीं हुआ, राइट। तो यही सब होती है प्रोबेबिलिटी कि आप जज कर पाते हो कि आज क्या होगा, राइट, या किसी भी चीज़ के होने के चांसेस क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आई होप। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पिक्टोग्राफ जो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली चीज़ों को पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको दिखाना है कि किसी को समोसे खाने बहुत पसंद है, ठीक है। तो अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है, उनसे पूछा गया कि बताओ आप लोगों ने कितने समोसे पिछले 1 साल में खाए, ठीक है। तो मान लीजिए पहला स्टूडेंट जिसका नाम ऋषि है, उसने बोला कि मैंने 100 खाए, तो वो बोल दिया कि मैं ऐसे 100 लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा बोला कि जिसका नाम मान लीजिए राहुल है, उसने बोला मैंने 50 खाए, तो वो 50 लिख दिया। तीसरा मान लीजिए, 3 ही बच्चे हैं, मान लीजिए तीसरे मान लीजिए रिया है, उसने बोला मैंने 150 खाया, तो उसने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, उन्होंने अच्छा ही लिखा है, आप देख के बता भी पा रहे होगे कौन ज़्यादा खाया कौन कम खाया, राइट। बट अगर इसी को हम थोड़े और डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं समोसे बना के रिप्रेजेंट करता, ये तो मैं ट्रायंगल की तरह बना रहा हूँ, आप इसको समोसा ही मान लीजिए। अब आपको नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये देख के बता सकते हो कि कौन ज्यादा खाओ, एक रफ आइडिया आपको इजीली से, अभी आपको लग रहा होगा कि 100-200 से भी तो पता चल रहा था, क्या ही इसकी जरूरत है। बट जब बहुत सारा डेटा होता है तो आपको थोड़ा सा वो होता है कि ये देखो 2 ही कॉलम में खत्म हो गया, तीसरे तक आया है तो इसका ज्यादा है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा उससे इजिली पता चल जाती है। बट आप तो यही होता था पिक्टोग्राफ में, आप आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। ये क्वेश्चन आएगा, ये 2 क्यों बनाया जब इसने 100 खाया, तो इट मीन्स क्योंकि आप एक समोसे को 50 समोसा बता रहे हो डायग्राम में। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है कि दिस इक्वल टू 50 समोसा। तो इसने 2 खाए, तो 100 खाए थे तो 2 बना दिया हमने, 50-50 100 हो गया। इसने 1 खाया था तो 1 बना दिया, एक ही ऐसे, ठीक। तो आई होप ये आपको पिक्टोग्राफ क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर में इस पे क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया था, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि अ, किस मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस की गई, ठीक है। मतलब होता है ना, कंपनी कार्स बनाती हैं फिर सेल करती हैं, तो वही है। तो जुलाई में कितनी कार, इन्होंने 2.5 कार बनाया हुआ है, तो 2.5 कार तो नहीं बनाई होगी ऑब्वियसली। अगस्त में 3 कार और इसमें 4 कार, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखा होगा कि ऊपर देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कार का जो इमेज है वो 100 कार को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने जुलाई में कितना बनाया, ये 100, और ये क्या कहते हैं 200, और ये देखिए आधी कार आपकी लग रही होगी, ठीक है। तो ये टोटल इन्होंने कितना बनाया, 250, ठीक है। अगस्त में इन्होंने 3 पूरी पूरी कार्स बनाई हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 300। सितंबर में इन्होंने 4 पूरी पूरी कार बनाई, तो इन्होंने आप पूछा है आपसे, तो आप बताओ एक कार अगर 100 को है तो 4 बनाए इन्होंने, मतलब 4 कार होंगी, ठीक है। अब डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो गई। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में कितनी कार हुई थी, देखिए दिख ही रहा है 100, 100, 250, ठीक है। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स, किसमें सबसे ज्यादा हुए थे, सितंबर में, ठीक है। तो यही था बेसिकली पिक्टोग्राफ के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया। इसमें यही होता है, आपको डेटा दिया रहेगा, आपको ग्राफ बनाना होगा, या ग्राफ दिया होगा उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो बार ग्राफ देखिए, दो ये भी वैसे ही होता है कि इसमें बस हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रेक्टेंगल्स के बार्स के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है कि ठीक है,
तो कह रहा है कि यहाँ से आप पढ़ के देख सकते हैं कि क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8, तो एक स्कूल होगा फॉर एग्जांपल, उसमें हर ईयर क्लास 8 में कितने बच्चे थे, ठीक है। तो ये तो एक्स एक्सिस पे इसमें दो एक्सिस होती है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाई एक्सिस कहलाती है, ये एक्स एक्सिस कहलाती है। तो एक्स एक्सिस पे हम मोस्टली वो लेते हैं जिसका डेटा हमें शो करना है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम वो लेते हैं डेटा को, ठीक है। तो जितना ऊंचा ग्राफ आपका ग्राफ बनेगा उतना ज़्यादा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ईयर वाइज दिखा रहे हैं कितने बच्चे थे, तो एक्स एक्सिस पे इन्होंने ईयर ले लिया और वाई एक्सिस पे इन्होंने ले लिया कि कितने बच्चे थे, ठीक है। तो आप देखो 2003 से 4, तो ऐसे देखते हैं ये कहाँ तक आया हुआ है, ये देखो 100 तक। तो 2003 और 4 में कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे। 4 और 5 में कितने थे, ये देखो 200 थे, ठीक है। आई होप बार ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, इस चैप्टर में नहीं है, जस्ट आपकी बुक में है कि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है इस पर तो आपको बार ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। ये भी आपका बेसिक चीज़ ही है कि मतलब दो क्वांटिटी को एक साथ अगर कंपेयर करना हो, जैसे नॉर्मली आपने इसको क्रिकेट मैचेस में देखा होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे बोलते हैं कि रन्स का, मान लीजिए उन्होंने आपसे बोला कि आपको बताना है कि किसने कितना रन बनाया है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ओवर्स ले लेते हैं, 0 से 5 ओवर, 5 से 10 ओवर, 10 से 15 ओवर और 15 से 20 ओवर, ठीक है। यहाँ पे रन ले लेते हैं 20, 40। अब ये स्केल्स वगैरह ग्राफ के कैसे लेते, क्यों 20 लिया मैंने, क्यों लिया, आपको पता होगा, इस चैप्टर में नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे हो, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। बट अगेन किसी को पढ़ना हो, किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आते हैं अब ये क्या बनाते हैं, मान लो सी एस के है, तो ये एक बना देंगे कि सी एस के का यहाँ पे ग्राफ बना दिया इन्होंने, 40 रन बनाए थे, और एम आई का बना दिया इन्होंने कि ये 60 तक बनाया। तो आपको देख के साफ साफ लग रहा होगा कि स्टार्टिंग के 5 ओवर में इन्होंने 40 बनाए थे, इन्होंने 60 बनाए थे। तो यही होता है डबल बार ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं मेन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है सर्कल ग्राफ क्या होता है, या जिसको कहते हैं पाई चार्ट। जब डेटा को एक सर्कल के फॉर्म में, अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पे आप समझ लोगे तो बहुत से क्वेश्चन, बहुत से चैप्टर के क्वेश्चन आप लगा लोगे, सिर्फ इस चैप्टर के नहीं। तो ये चीज़ जरा ध्यान से समझना। आप लोग एग्जाम में नंबर्स आते हैं आप लोग के, ठीक है, 500 नंबर का पेपर होता होगा, किसी के 600 के होते होंगे, किसी के 400 के होते हैं, राइट। तो एक आप लोग 500 में 450 नंबर पा गए, ठीक है। पर आपके नंबर्स के साथ साथ आपका परसेंटेज भी लिखा रहता है, समझ रहे हो, मतलब 90% आप आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे तो 450 नंबर आए थे 500 में, ये 90 क्या बता रहा है, 90 क्या बता रहा है। आपको पता होगा परसेंटेज का क्या मतलब होगा, मैं बस थोड़ा समझा रहा हूँ कि हमने कभी ऐसे शायद सोचा ना हो, और अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर हम सर्कुलर ग्राफ ये सब चीज़ें बहुत इजीली समझ लेंगे, ठीक है। क्या क्या रहा है, देखो, कहने का मतलब ये होता है, इसको ऐसे समझो, अगर 500 का पेपर था, ठीक है, तो आपके अगर 500 में 500 आए, ध्यान समझना इसको, और मेरे 500 में आए 250, तो क्या लगता है अगर 400 का पेपर होता तो आपके कितने आते, तो आपके 400 में 400 आते और मेरे 200 आते। ये कैसे आया पता चला, जब 500 का नंबर था तो आपके पूरे पूरे नंबर आए थे जितने का पेपर था, राइट। तो 400 होगा तो भी आपके पूरे के पूरे आएंगे, समझना ध्यान से। ढाई मेरे 500 का था तो आधे आए थे, तो 400 के आधे होंगे तो मेरे 200 आएंगे, ठीक है। यही सोचो अगर 100 है तो 100 में कितने आते आपके, तो आपके 400 में 400 आए थे तो 100 में 100 आए थे, और मेरे कितने आते, तो 400 में 200 आए थे तो 100 में मेरे 50 आए थे। तो यही है, आप डेटा को किसी भी टर्म में बता सकते हो, राइट। इसमें आपके नंबर मुझसे ज़्यादा नहीं हुए, अभी भी आप उतने ही मेरे डबल ही हुए, इंटेलिजेंट हो सारी चीज़ें। बट जब यही चीज़ हम 100 में बताने लग जाते हैं तो उसी को कहते हैं कि परसेंट में बता रहे हैं, ठीक है। परसेंट का मतलब ये होता है, सेंट मतलब 100, पर मतलब प्रत्येक, तो पर 100 हम बताते हैं तो वो परसेंट। तो आपको समझ आया ये परसेंटेज आता कहाँ से थे, हम बचपन में ऐसे ही शायद समझ लेते हैं कि ओके 100 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये सब कर लो आगे, बट एक्चुअली ये आपके मार्क्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कन्वर्ट करते कैसे हैं, जैसे मार्क्स से परसेंटेज निकालना आपको आता होगा, परसेंटेज से मार्क्स निकालना आता होगा सारी चीज़ें आपको। मैं आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में बता रहा हूँ जिससे आप जरूरी नहीं
जैसे मान लो इस हुआ कि आप लोग का 500 नंबर का पेपर था, आपके 400 हैं, तो अभी टीचर परसेंटेज पूछ लेगा, तो आपको पता होता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से डिवाइड कर दो। और क्या कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे ही आप लोग करते होगे ना परसेंटेज के लिए, फॉर एग्जांपल सॉरी 100 से इंटू कर देते होगे, ठीक है। अब ऐसे रटे हुए हो तो कंफ्यूजन होता होगा कि कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, भूल जाओगे, ठीक है। बट वही टीचर अगर पूछता, अच्छा ये बताओ अगर 200 का पेपर होता तब तुम्हारे कितने आते, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कहाँ पे 200 लिखूं, कैसे करना है, क्या करना है, राइट। तो अब ये हम समझेंगे कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो समझते हैं। देखो एक तरीका होता है, नीचे लिखते हैं कितने में, ये हिंदी में मैं लिख रहा हूं, आप समझना, कितने में कितना इंटू कितने में चाहिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि आपके माइंड में भी आना चाहिए। कितने में कितना आया तो कितने में कितना आएगा, उससे इंटू कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 में आपके 400 आए, तो परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब 100 में पूछ रहा है कितने होंगे, तो 100 से इंटू कर दो, आपका 80% होगा। समझ में आया। जैसे अभी मैंने बोला कि टीचर अगर 200 में पूछे तो 500 में मेरे 400 आए, और 200 में पूछ रहा है टीचर, तो 200 से इंटू कर दो। अब परसेंटेज से मार्क्स मेरे 90% मार्क्स आए, तो बताओ मेरे अगर 600 का पेपर हुआ तो कितने नंबर आएंगे। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि नाम मार्क्स से जब परसेंटेज में जाते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, परसेंटेज से जब मार्क्स में आएंगे डिवाइड, ये सब नहीं करना है। 90% है, 90% का क्या मतलब हुआ, 100 नंबर का पेपर था तो आपके 90 नंबर आए, 100 में 90 यही तो होता है 90। तो पूछ कितने में रहा है, 600, इंटू कर दो, 540 नंबर आपके आए, ठीक है। अब आई होप इससे आपको ये समझ आया होगा कि किसी में दे के किसी में पूछे हम इजली कर लेंगे। हमें क्या कहते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि 100 से कब डिवाइड करें, कब मल्टीप्लाई करें, हम इससे कुछ भी कर लेंगे। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सर्कल चार्ट जो हमें बनाना है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि सर्कल चार्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर चार्ट को थोड़ा और मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। केक खाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। जैसे बहुत से छोटे भाई बहन जब आपके होते होंगे, सिबलिंग्स वगैरह, तो वो ऐसे बोलते हैं, ये देखो आधा केक मेरा, आधा तुम्हारा, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे लाइन ड्रॉ की केक में, चाकू से कट किया, आपको ये देख के लग रहा होगा ना ये दोनों केक बराबर है, ठीक है। या फिर मम्मी पापा में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये क्या हो गया, 50-50% मान लो ये थोड़ा सा इधर बन गया, बट वैसे देखो तो सबको 4 टुकड़े में, चारों टुकड़े बराबर, ठीक है। तो यही है सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। आपको देख के लग रहा है कि अब जैसे ये देखो, इतना मैंने खा लिया, इतना मम्मी ने, इतना पापा ने, इतना आपने, आपके भाई ने, तो ये इससे देख के क्या लग रहा है कि इसने ज्यादा खाया, राइट। तो यही रिप्रेजेंटेशन है। देख के आप डेटा को, यहाँ पे भी हमने क्या किया था ऊपर, अगर आप देखो तो ये देख के बता दिए थे ना कि कार किसमें ज्यादा बिकी थी देख के। तो यही आप जब उसको सर्कल के फॉर्म में बताने लग जाते हो तो यही आपका क्या हो जाता है, सर्कुलर पाई चार्ट, ठीक है। पर अब क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे सब मार्क्स दिखाने हैं आपको, ठीक है, कि मेरे 4 सब्जेक्ट में मार्क्स थे। मैथ में मेरे थे मान लीजिए 100, इंग्लिश में मेरे थे मान लीजिए 100, हिंदी में मेरे थे 80, और मान लीजिए साइंस में थे 80। अब इसको आपको दिखाना है, देखो बार ग्राफ में तो इजीली बता लोगे, ये आपको पता ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स ले लोगे 4, यहाँ पे मार्क्स ले लोगे, किसी में यहाँ तक जाएगा, किसी में ऊपर तक जाएगा, किसी में और ऊपर जाएगा, ठीक है। बार ग्राफ तो आप बना लोगे सेम इंफॉर्मेशन का। अब हमें देखना है कि इसी इंफॉर्मेशन का हम सर्कुलर ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। कि एक तो बराबर बराबर कट रहा तो इजिली काट दे रहे थे, अब क्या ऐसे बनाओगे, ध्यान समझना, क्या ऐसे कर दोगे, ये मैथ हो गया, ये कैसे पता चलेगा कितना मैथ में आए, कैसे आए, कौन ज्यादा है, यही नहीं पता अब चल पाएगा आपको। और ऐसा भी नहीं है भाई मैथ में थोड़ा ज्यादा है तो एक काम करता हूँ मैथ के साइड थोड़ा ज्यादा दे दो, ऐसा भी रफली भी हम कुछ नहीं बनाते, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब देखो इसी को हमें समझना है कि ये सर्कल मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर यही आपको समझ आ गया कि सर्कल होता क्या है, तो आप समझ लो सर्कल मतलब होता है, ध्यान समझो, इक्वल टू 360 डिग्री,
अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। एंगल पढ़े थे, दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता, मतलब दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, वही एंगल कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ा था, यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे प्रोटेक्टर से तो एक एंगल आएगा, यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे तो कितना आता था, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे तो यही कितना हो जाता था, 90 और तो 180। यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे मेजर करते हुए, मतलब ऐसा कुछ बना दिया, ये भी तो एक एंगल ही है। तो ये 270, हमेशा देखो यहाँ से लाइन से एंटी क्लॉकवाइज लेके एंगल मेजर करते हैं, मेन एंगल होता तो दो एंगल हमेशा बनते हैं, ठीक है। 270 हो गया। अब यही मान लो पूरा घूम के यहाँ आ गए, तो एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर मान लो इसको ध्यान ध्यान से समझना, ये पूरा अगर हम घूम लिए तो ये 360 डिग्री हो गया। ये पोर्शन कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। ये पोर्शन कितना हुआ, 180 डिग्री। ये पोर्शन 270 और ये फिर 90, मतलब 360 टोटल, ठीक है। तो अगर आपको कोई चार इक्वल चीज दिखानी है सर्कल ग्राफ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच से लेके इसके चार टुकड़े करने पड़ेंगे। तो हर टुकड़ा देखिए सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा होगा, तो जिससे आपको सबके एंगल बराबर है, इट मीन सारी चीजें बराबर है, ठीक है। अब ये देखो, अब ध्यान से आप देखोगे तो लग रहा होगा ये टुकड़ा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री। इट मीन्स अगर ये दो होगा तो ये एक एक होंगे, ये चार होगा तो ये दो दो होंगे। क्लियर हो रहा है। तो सर्कल का मतलब क्या हुआ कि आपको चीजों को 360 में से निकालना है, क्योंकि टोटल 360 हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी समझाया है कि मार्क्स परसेंटेज में निकालना, मतलब परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है। परसेंटेज मीन्स 100 में आपसे पूछ रहा है, राइट। वो पूछने को 200 में भी पूछ सकता है, 300 में पूछ सकता है और 360 में भी पूछ सकता है। तो आपको परसेंटेज को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या करो, 100 में जैसे निकालते तब 360 में निकाल लो, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में लिया, 100 मैथ में थे मेरे, इंग्लिश में भी 100 थे, मान लो साइंस में 80 थे, और हिंदी मान लो हिंदी में 80 थे, ठीक है। अब इसको हमें सर्कल पे रिप्रेजेंट करना है सर्कुलर ग्राफ में, तो अब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वो जब परसेंटेज में पूछा जाता था तो सबको किस में कन्वर्ट करते थे, परसेंटेज में, मार्क्स को। जैसे यही है, मान लो इसी को मैं पूछूं परसेंटेज में, पहले बताओ। तो टोटल बोलोगे सर 360 थे, तो कितने में, मान लो मैथ कितना परसेंट मार्क्स आए, मैथ के अगर परसेंटेज में बताने हो मुझे तो 360 टोटल थे, मैथ में 100 आए, तो इसमें से कितना हो गया आपका। अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैथ का परसेंटेज क्या निकाले, इसको दूसरे तरीके से भी समझ लो, ऐसे कि फॉर एग्जांपल मतलब पर सब्जेक्ट आपके टोटल मार्क्स में से कितने परसेंट पर सब्जेक्ट क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, तो 100 में कितना आएगा, तो ये कट कर लो इसको, ये कट गया इससे, ये कुछ आप करोगे तो कैलकुलेट होके ये 1000/36 आएगा। थोड़ा ये कैलकुलेशन अभी कट नहीं रहा है, आप इसको कर लोगे तो इजीली मतलब डिवाइड करके आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कुछ आएगा 33% या कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लिया आपने परसेंटेज में, तो सब परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर लोगे और सब कंबाइन होके मान लीजिए ये आपका 33 बना, ये भी 33 बना, ये आपका कुछ बना 20, ये कुछ है, टोटल आपके 100% भाई, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के मिला मिला के तो 360 आपके टोटल 360 बने, जो कि 100% बने। आपके 100% मार्क्स नहीं आए, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके 400 नंबर आए हुए हैं 500 में, राइट, तो पांचों सब्जेक्ट्स के जब सारे नंबर जोड़ दोगे तो 400 बन जाएंगे ना, मतलब टोटल तो 100 ही है, वो ये वही चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि अब आपको डेटा भी ध्यान समझना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो ये अच्छे समझना फिर से, कि अगर आपको कोई चीज सर्कुलर ग्राफ में बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है, और ये उसका सेंटर ले लो, ठीक है। अब होगा कि एक लाइन भी आप चाहो तो ले लो, समझने के लिए रेफरेंस अभी ले नहीं रहे, ठीक है। तो आप मान लो दो लोगों में बराबर बराबर बटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन जो मैंने बोला बना लो। बराबर बराबर बांटने के लिए जो पहले का हिस्सा होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो इसकी लाइन 180 डिग्री बना दो बीच में, तो ये पहले का हिस्सा आ गया। दो ही लोग हैं तो दूसरे का भी 180 अपने आप हो गया। यही तीन लोग होते हैं, मान लो कि मान लो आप हो, मम्मी है और पापा है, ठीक है। आपको आधा मिला केक, मम्मी पापा को आधा का आधा मिला, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि आपको पूरा केक मिला, आधा केक मिला उनको आधे का आधा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसे समझे कि टोटल केक 4 पीसेस थे, ठीक है, तो आपको आधा मिला तो 4 में कितने मिले, 2 मिले।
तो 360 में कितने मिलेंगे? सर्कल बनाने में तो वही चीज़ 360 में बताओ। तो 360 में आपके कितने आगे रिड्यूस करोगे तो 180 डिग्री। मम्मी को कितना मिला? 4 में से एक टुकड़ा मिला, तो 360 में कितना मिलेगा? 90 डिग्री। पापा को 4 में से एक मिला, तो उनको 360 में कितना मिलेगा? देखो, आपके भी 4 टुकड़े थे, 2 आपको, एक इनको टोटल मिलके 4 टुकड़े हो गए। यहाँ भी देखो ये टोटल मिलके 360 हो गया। परसेंटेज में टोटल मिलके 100 हो जाता है। आपको जितने मार्क्स आए जितने नहीं आए वो दोनों जोड़ लो, 100 हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसको करने के लिए डेटा को सबसे पहले हमें 360 में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सबके एंगल बनाने हैं और पूरा सर्कल मिलके आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ एक लाइन बना दो। तो सबसे पहले आपको कितने मिले? 180। तो सबसे पहले हमें 180 बनाना पड़ेगा। तो 180 बनाने का मतलब इस पॉइंट्स क्या होगा? ये सीधा हो गया, 180 हो गया। अब दूसरे को कितने मिले? 90। तो अब यहाँ से उसका 90 बनाना पड़ेगा। तो ये लाइन ले लो दूसरे के लिए, दूसरे का जहाँ खत्म होता है उसी से दूसरी लाइन। तो ये 90, तो ये इसका आ गया 90, ये दूसरे का हो गया। तीसरे का 90 बचा, ऑलरेडी ये 90 बच रहा, अपने आप हो गया 360। समझ आया? तो ये हमेशा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि ओवरऑल टोटल में से तो सबको मिल रहा है ना, तो मतलब सारी चीजें हो जाएगी। तो क्लियर हुआ आपको सर्कल हम बना कैसे रहे? चीजों को आपको 360 में से निकालना है। जैसे परसेंटेज में 100 से निकालते थे, इसमें 360 से निकालने का तरीका वही है। कितने में कितना आया तो 360, या कितने में पूछ रहा है उससे इंटू कर दो, आपका आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को हम डिग्री में निकाल लेंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। थोड़ा मैं समझाना चाह रहा था, कन्वर्जन इस टॉपिक का मेन पार्ट था कि आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जहाँ पे भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।